हम लोग देख रहे हैं हिमालय और उसके अलावा प्रायद्वीपीय पर्वतमाला के बारे में कुछ संक्षिप्त बातों को आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि पहले हम लोगों ने प्रायद्वीपीय खंड को देखा तो प्रायद्वीपीय खंड कठोर था, ग्रेनाइट और नाइस से बना हुआ था और वो मजबूती से खड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब हिमालय की बात आ गई तो ठीक प्रायद्वीपीय खंड के उल्टा विपरीत हिमालय क्या है और उसकी अन्य हिमालय और अन्य पर्वतमालाएं दुर्बल मीन्स क्या, कमजोर, तरुण मीन्स क्या, नया, और ये जो है लचीली है। ठीक है, दुर्बल भी है, नया भी है और लचीली भी है। कौन की बात हो रही है? हिमालय पर्वतमाला और अन्य पर्वतमालाओं की बात हो रही है। अब यहाँ पर है कि इसमें अंतर्जात बल और बहिर्जात बल काम करता है। अंतर्जात और बहिर्जात जो है हमारे पृथ्वी के अंदर भी शक्तियां काम कर रही है और पृथ्वी के बाहर भी शक्तियां काम कर रही है। तो जो पृथ्वी के अंदर शक्तियां काम करती है उसे अंतर्जात बल कहते हैं और जो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो बहिर्जात बल हो गया। ठीक है, इसे डिटेल से देखेंगे या देखे होंगे तो कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण कुछ तो गड़बड़ होगा ना जी? कुछ गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अभी ठीक ठाक बोल रहे हैं, अब बुखार लग जाएगा, पसीना आने लगेगा, पेट दर्द कर जाएगा तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो वो तो दिख नहीं रहा कि पेट में क्या हुआ सो, लेकिन जो है फिर वो दिखा नहीं लेकिन प्रभाव उसका पड़ा। पृथ्वी के अंदर क्या घटनाएं घट रही है उसके स्थलाकृतियों को देखते हैं तब समझ में आता है। तो ये कह रहा है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण भ्रंश की क्रिया, वलन की क्रिया और एक छेद की क्रिया होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल जो होता है तो उसका कई प्रभाव पड़ता है। क्या यहाँ गिर गया, खेलते खेलते चोट लग गई तो यहाँ जो है क्या हो जाता है, यहाँ कट जाता है, जख्म हो जाता है। जख्म भी हो जाता है कि नहीं होता? तो इसका प्रभाव पड़ा, हम खेलते समय गिरे और इसी के चलते प्रभाव पड़ा। तो ठीक अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण जो प्रभाव पड़ता है, जो शक्तियां काम करती है उससे जो है क्या होता है, भी आकार के घाटी, गर्ज का निर्माण, छिपरिकाओं का निर्माण और जल प्रपात का निर्माण होता है। आएगा कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण कौन कौन से जो है क्रियाएं संभव होती है, तो भी आकार की घाटी बन जाती है, गर्ज, छिपरिकाएं और जल प्रपात का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान को देख रहे हैं, क्योंकि सिंधु का उस समय न तो चर्चा हुई, न गंगा की हुई, न ब्रह्मपुत्र की हुई, जो पहले आप लोग देखे। अब यहाँ देखते हैं कि ये तृतीय भूवैज्ञानिक खंड की बात है। कह रहा है कि भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आता है। आएगा कि भारत तृतीय भूवैज्ञानिक खंड में कौन कौन शामिल है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक, तो मैदान कैसे बनता है? अवसाद के द्वारा जमा होने के फलस्वरूप जो उसका निर्माण होता है। इसमें कह रहा है कि हिमालय निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण लगभग 6.4 करोड़ अरब वर्ष पहले, 6.4 करोड़ वर्ष पहले ये जो है बना है, मैदान का निर्माण हुआ है। अब इसमें जो हुआ है तो हिमालय और उससे और अन्य नदियां जो आकर के क्या कर दे रही है, अवसाद जमा कर रही है, गाद जमा कर रही है, मलबा जमा कर रही है, उससे क्या हो रहा है, मैदान का निर्माण हो रहा है। नदी मार्ग के द्वारा जल के माध्यम से जो मिट्टी को, बालू, कंकड़, बंजरी आदि को ढो कर लाया जाता है और मैदानी भागों में बिछा दिया जाता है, उसे जलोढ़ कहते हैं। जल के द्वारा ढोए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जलोढ़ क्रिया के माध्यम से क्या होता है, अवसाद का जमा होता है और फल स्वरूप जो है मैदान का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि इस मैदान जलोढ़ की औसत गहराई जो ढो करके ला रहा है उसकी गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक है। और इसी कारण भारत के भूवैज्ञानिक खंड में के जो है उसका बनावट में, उसकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। वो भिन्नताएं हैं भू आकृतिक बनावट, ऊंचावच आदि में जो है भिन्नताएं पाई जाती है।